वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत ने एक तजवीज़ पेश की है जिसके तहत मदारिस में नौकरी के लिए उर्दू जानना कोई लाजमी शर्त नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की तजवीज़ है कि मदारिस में असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू की लाजमियत को ख़त्म कर देना चाहिए। वाज़ेह है, अभी तक मदारिस में असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू जानना एक लाजमी शर्त रही है। योगी हुकूमत का मदारिस से मुतालिक एक और मुतनाज़ा कदम, मदारिस का कद छोटा करने की योगी हुकूमत की ये दूसरी कोशिश। मदारिस में नौकरी के लिए अब उर्दू जानना लाजमी नहीं। क्या आप मदरसे के ऐसे असातिज़ा का तसव्वुर कर सकते हैं जो उर्दू पढ़ और लिख नहीं सकता? लेकिन अब यह तसव्वुर हकीकत में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मुल्हिका मदारिस के असातिज़ा को उर्दू जानना अब लाजमी नहीं है। रियासती हुकूमत ने एक तजवीज़ पेश की है जिसके तहत अब मदारिस में उर्दू के असातिज़ा की भर्ती के लिए उर्दू में महारत होना लाजमी शर्त नहीं रहेगी। इससे कबल भी मदारिस को जदीद तकाज़ों से आरास्ता करने के नाम पर योगी हुकूमत मदारिस की मामलात में दखल अंदाजी कर चुकी है, लेकिन इस तजवीज़ की चौतरफा मुखालफत शुरू हो गई है। जहाँ तक हम समझते हैं कि उर्दू मीडियम हमारा हक़ है, और ये तालीमी नफ्सियात भी इस बात को कहती है कि जब तक कि आप तालीम उसको अपनी मादरी ज़बान में ना दी जाए उस वक्त तक वो तालीम खातिर खा फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। तो अब अगर ये कहना कि यहाँ पर अफराद को रखने के लिए उर्दू की शर्त नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं उन तुल्लाब के साथ में धोखा है कि जो तुल्लाब अपनी मादरी ज़बान के साथ में तालीम हासिल करना चाहते हैं। अब यूपी के अंदर ख़ास तौर पर इस किस्म की बात सामने आ रही, तो ये निहायत अफसोसनाक है और हम इस पर संजीदगी के साथ में गौर फिक्र करने का मौका। सबसे बड़ा जो इसमें परेशानी लायक आएगी कि जो लोग उर्दू से इतने दिन से इस पर आस लगाए हुए बैठे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे और जिससे जुड़े हुए थे, वो रास्ता बंद हो जाएगा उनके लिए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो नुकसान है ये कि हमारा जो भी लिटरेचर है उसमें पढ़ने में जो आसानी इस लाइन से है, मतलब मदरसे में वो हिंदी में वो लिटरेचर मौजूद नहीं है कि हम उसको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। ज़ाहिर है कि ये तो बिल्कुल अजीब गरीब चीज़ होगी कि देखिए मदरसों में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो उर्दू है, तो अब जो आदमी उर्दू ही नहीं जानता होगा वो कैसे इन तालिब इल्मों को जो अंग्रेज़ी नहीं जानते या मसलन हिंदी बहुत अच्छी नहीं जानते उन्हें कैसे पढ़ाएगा? ये तो एक मसला खड़ा होगा। इसका समाधान जो है वो इसी सूरत में हो सकता है कि ये टीचर्स ऐसे अपॉइंट किए जाएं कि जो उर्दू जानते हैं। मुसलमान इस तजवीज़ को योगी हुकूमत की मदारिस को भगवा रंग में रंगने की कोशिश से ताबीर कर रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मदारिस में प्राइमरी से लेकर फाजिल तक के जो मदारिस के तलबा हैं, इनकी पढ़ाई की जुबान उर्दू है। ऐसे में कोई उर्दू को कैसे खत्म कर सकता है? योगी हुकूमत के इस तजवीज़ की तहकीक करें तो पता चलता है ये मामला बहुत वक्त से रियासती हुकूमत के ज़ेरे गौर था। इस मंसूबे का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अक़लियती बहबूद के महकमे को काबीना का नोट तैयार करने के लिए कहा गया है और इस पर अमल कराने के लिए हुकूमत के पास भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे, यूपी हुकूमत रियासत में 560 मदारिस को सरकारी ग्रांट देती है। साल 2019-20 के आदाद शुमार के मुताबिक सालाना सरकारी ग्रांट की रकम 844 करोड़ रुपए है। ग्रांट हासिल करने वाले मदारिस यूपी मदरसा बोर्ड से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड हैं। 560 मदारिस में से 350 मदारिस प्राइमरी से फाजिल तक की पढ़ाई कराते हैं। मदारिस को 3 से 4 लाख रुपए माहाना की ग्रांट मिलती है। यूपी हुकूमत की जानिब से 15 से 17 हजार असातिज़ा की तनख्वाहें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से ग्रांट हासिल करने वाले और हासिल न करने वाले मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 26 लाख है। माहिरीन योगी हुकूमत की इस तजवीज़ को उत्तर प्रदेश के मदारिस का कद छोटा करने की दूसरी कोशिश करार दे रहे हैं। इससे कबल साल 2018 में बीजेपी हुकूमत ने एक पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल में तमाम 19,000 मदारिस के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाया गया था। योगी हुकूमत के इस कदम की फिलहाल तो बड़े पैमाने पर मुखालफत शुरू हो गई है। अब ये मुखालफत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर पाएगी या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। अयोध्या में 5 जुलाई 2005 को हुए बम धमाका मामले में एक खसूसी अदालत ने 5 में से 4 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मोहम्मद अजीज को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि अहाते में 5 जुलाई 2005 को हुए दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक खुसूसी अदालत ने 4 मुजरिमीन को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मोहम्मद अजीज को सभी इल्जामात से बरी कर दिया गया है। इन मुजरिमीन पर हमले की साजिश तैयार करने का इल्जाम था। गुज़िश्ता काफी वक्त से ये मुजरिमीन नैनी जेल में बंद थे। स्पेशल जज दिनेश चंद ने चारों मुजरिमीन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी आयद किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2005 में हुए दहशतगर्दाना हमले के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 14 साल बाद फैसला सुनाया है। अयोध्या में हुए दहशतगर्दाना हमले में 7 अफराद हलाक हुए थे। महलूकीन में मुबैना तौर पर 5 जैश मोहम्मद कारकुन और 2 मकामी अफराद हलाक। इस वाक़े में 7 CRPF जवान भी जख्मी हो गए थे। हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इरफान, आशिक इकबाल, इलियास फारूक, शकील अहमद, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद एजाज को इस हमले में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। डॉक्टर इरफान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से है, जबकि दीगर जम्मू के जिला पुंछ के रहने वाले हैं। इस तवील मुद्दती समाअत के दौरान अदालत के जरिए इस्तिगासा के 63 गवाहों के बयानात दर्ज किए गए। वाज़ेह रहे कि 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया था, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार ने इसे नाकाम बना दिया और 1 घंटे तक चले इनकाउंटर में हमला आवरों को मार गिराया था। पुलिस के दावों के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। दहशतगर्द नेपाल की सरहद से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। अयोध्या तक पहुंचने के लिए इन्होंने अकीदतमंद की शक्ल इख्तियार की। वो टाटा सुमो के जरिए फैजाबाद में कछौचा गांव के नजदीक अकबरपुर पहुंचे और वहां से जीप ड्राइवर रेहान आलम अंसारी को अपने साथ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामान की हलफबर्दारी के दौरान जब MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का नाम पुकारा गया तो ऐवान में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे, जिसके रद्द-ए-अमल में असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों हाथ कुछ इस तरह हिलाए गोया ये इशारा कर रहे हों कि और नारे लगाए जाएं। हलफ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, अल्लाहू अकबर और जय हिंद के नारे लगाए। असदुद्दीन ओवैसी जी। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तियार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद। रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने आज लोकसभा में हलफ लिया। इस दौरान उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इस्लाम मुखालिफ है। बर्क ने हलफ लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। हज टूर ऑपरेटर्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट मरकज से पीर तक जवाब मांगा है। दरअसल नई हज पॉलिसी के तहत सरकारी शरहों पर सफर कराने पर टूर ऑपरेटरों ने एतराज जताया था। उनके मुताबिक ऐसा करने से उनका कारोबार मुतासर होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया कि मुकद्दस सफर को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ख्याल रहे कि इस साल 2 लाख आज़मीन सफर हज पर जाएंगे। पहली बार खवातीन बगैर किसी मुहर्रम के अकेले सफर हज पर जाएंगी।
مرکزی وزیر اقلیت امور مختار عباس نقوی کے مطابق وندے ماترم کو غیر اسلامی قرار دینا غلط ہے. نیوز 18 سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ مادر وطن زندہ باد کہا جاتا ہے تو وندے ماترم کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اس دوران مختار عباس نقوی نے حج ٹور آپریٹروں کے ذریعے سپریم کورٹ میں عرضداشت داخل کرنے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی. منتری مختار عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں. سر، آج تمام سانسد شپت لے رہے تھے. شفیق الرحمان برق صاحب نے کہا کہ ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے، غیر اسلامک بتا رہے ہیں. ارے بھیا، مادر وطن کہتے ہیں نا آپ، جب مادر وطن کو سلام کرتے ہو تو وندے ماترم میں کیا آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک سستی لوکپریتا حاصل کرنے کی کوشش ہے یہ غلط ہے، اور اتنے سینئر لیڈر ہے اور وہ جس طرح کی بات یہ کر رہے ہیں اس سے ان کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اور جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں. حج کو لے کر کے آج کچھ ٹور آپریٹرس، نجی ٹور آپریٹرس سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں پر کہا کہ جو نیتی ہے حج کی نئی نیتی ہے اس کو لے کر سوال کر رہے ہیں کہ سرکاری دروں پر ہم اگر حج کو لے جائیں گے تو نقصان ہوگا. پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو لے کر کے پچھلے سال ہی نئی پالیسی بنی ہے. اس نئی پالیسی کو بنانے سے پہلے جو بھی ریکگنائز اور رجسٹرڈ پرائیویٹ ٹور آپریٹرس تھے ان سے کنسلٹیشن ہوا، باقاعدہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد حج پالیسی بنی اور وہ سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی. سپریم کورٹ نے اس کو دیکھ لیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوٹ پہ چھوٹ دے دیں. 50,000 پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو کوٹا دیا گیا ہے اور 10,000 اور سرپلس دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کے وہ جو ہماری نئی پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کی پالیسی ہے اس میں بھی ہے، کہہ کے دیا جو غریب ہیں، جو اکنامکلی کمزور طبقے کے مسلمان ہیں، ان کو آپ حج کمیٹی کے ریٹ پہ لے کے جائیں گے. یعنی کوئی گنڈا گردی نہیں ہونے دی جائے گی کہ تم اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرو، بلیک میل کرو. اور جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے ان پہ ہم سختی ہوگی، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں، جو لوگ جنہیں حج پر جو جاتے ہیں وہ اپنی گاڑی کمائی اکٹھا کر کے جاتے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ آپ لوٹو لوگوں کو، اپنی مرضی سے لوگوں کو لے جاؤ. یعنی کہ سارے جو حاجی جانیں گے ٹور آپریٹرس کے ذریعے ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ سرکاری دروں پر لے کر جائیں؟ نہیں، 10,000 ہم نے سرپلس دیا ہے. ہم نے کہا بھائی ایسا ہے، ہم آپ کو 50,000 آپ اپنا جو آپ کا ریٹ ہے وہ کریے، اس میں بھی ہم گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے. ایک بات بتا دیں، اس بار پہلے یہ تھا کہ ہم کسی کوئی 12 لاکھ لے رہا ہے کہ 14 لاکھ، اب اس پہ بھی ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور اس پہ بھی کنٹرول بھی کریں گے اور 10-20 کو جیل بھی بھیجیں گے. یہ بتا دیں آپ کو ہم، کیونکہ یہ لوٹ پہ ہم چھوٹ نہیں دے سکتے. اور اس میں 10,000 ایسا ہے کہ 10,000 جو حج کمیٹی کا ریٹ ہے اس حج کمیٹی کے ریٹ پہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ 10 حج کمیٹی کا ریٹ ہے، اس ریٹ پہ آپ کو لے جانا ہے. کیا پرابلم ہے؟ زیادہ تر جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرس ہیں انہوں نے مان لیا. کوئی یہ ایسے کچھ اور لوگ آئے ہیں جو کہ نہ رجسٹرڈ ہیں اور نہ ریکگنائز ہیں. یہ ٹور آپریٹرس پیدا ہوئے ہیں کیونکہ کئی ایسے ٹور آپریٹر مشرومنگ گروتھ ہے جو بہت گڑبڑ کرتے ہیں اور اخباروں میں ایڈورٹائزمنٹ دے دیں گے، حج و عمرے کا ایڈورٹائزمنٹ دے دیں گے، چیٹنگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ سب سارے کے سارے لوگوں کا ہم بہی کھاتا نکال رہے ہیں. سر، ایک آخری سوال کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح سے کنٹرول کریں. کیا کوئی نئی پالیسی لے کر آئیں گے کہ بہت زیادہ ریٹ لے آئے ہم؟ ابھی جو ہے وہ پورٹل پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کا شروع کر دیا گیا ہے. اس میں ہر پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو یہ اپنا گھوشت کرنا ہوگا کہ ہم جن لوگوں کو حج پہ لے جا رہے ہیں ان کو ہم کہاں ٹھہرائیں گے، ہم کتنے پیسے میں لے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کیا ویوستھا کریں گے. پہلے نہیں تھا، پہلے تو چھپا کے رکھتے تھے. ہم نے ایک دم ٹرانسپیرنٹ کیا ہے کیونکہ جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا نہ دیکھو سرکار کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہ تمہارے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تو سرکار کا رویہ صاف ہے کہ لوٹ کی چھوٹ بالکل نہیں ہوگی. کیمرہ مین وبھو کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی. جموں کشمیر کی ایک ماں نے اپنے بیٹے سے ملیٹنسی چھوڑ کر واپس آنے کی اپیل کی ہے. فیضان حمید ساکن مندورہ ترال جو مبینہ طور پر ملیٹنٹ گروپ میں شامل ہو گیا ہے، اس کی والدہ نے ایک ویڈیو جاری کر کے اپنے بیٹے کو واپس آنے کی اپیل کی ہے. السلام علیکم. یہ فیضان صاحب موج ممکن پہ صبح سر اپنے درا سہ گھر شام نماز پڑھنے خاطر پتہ آو تت پہ آز تین گھر واپس کی. پتہ کورس تمس فون تو سہ فون تت پہ آز تین سہ سوئچ آف نہ گو سہ تت پہ
जाती है पन घर वापस सारी खानदानी बीमार पान तट बीमार सोचना कुर्ती पूरी मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को आज मंगल की अलसुबह सुपर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा और तदफीन में साबिक सदर के अहल खाना शरीक हुए। मोहम्मद मुर्सी के अहल खाना और इख्वानुल मुस्लिमीन ने साबिक सदर की मौत को फितरी मानने से इनकार कर दिया है और उसे कत्ल करार दिया है। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी की नमाज जनाजा तुर्रा जेल की मस्जिद में अदा की गई। मुर्सी को मगरबी काहिरा में दफन किया गया। मोहम्मद मुर्सी के एक वकील अब्दुल मुन्निम अब्दुल मकसूद ने बताया कि मोहम्मद मुर्सी को मंगल की सुबह दारुल हुकूमत काहिरा के मगरबी जिले नस्र सिटी में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मोहम्मद मुर्सी के साहबजादे अहमद मुर्सी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि मिस्र की हुकूमत ने इन्हें अपने वालिद की मैयत आबाई सूबे शर्किया ले जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन्हें काहिरा में ही इख्वानुल मुस्लिमीन के दिगर सीनियर कायदीन के पहलू में दफन कर दिया गया। अहमद मुर्सी ने इल्जाम लगाया कि मिस्र की हुकूमत ने लोगों को साबिक सदर की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत से भी रोका और सिर्फ खानदान के चंद अफराद को ही शिरकत की इजाजत दी। मोहम्मद मुर्सी के अहले खाना ने उनकी मौत को कत्ल करार दिया है। साबिक सदर के अहले खाना का कहना है कि वो 2013 से मुसलसल कैद में थे, जिसके दौरान इन्हें कई साल तक कैद तन्हाई में भी रखा गया और इन्हें डॉक्टरों तक रसाई नहीं दी गई। मिस्र में हिज़्ब इख्तिलाफ की कालादम जमात इख्वानुल मुस्लिमीन ने भी साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी की मौत को कत्ल करार दिया है। अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में इख्वानुल मुस्लिमीन ने दुनिया भर में लोगों से मिस्र के सिफारत खानों के सामने जमा होकर एहतजाज करने की भी अपील की है। इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुर्सी मिस्र की हालिया तारीख में जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले पहले सदर थे जो पीर को अपने खिलाफ जारी एक मुकदमे की समाअत के दौरान कमरे अदालत में इंतकाल कर गए। मिस्र के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक 67 साला साबिक सदर को पीर की काहिरा की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां उनके खिलाफ फलस्तीनी तंजीम हमास के साथ राबतों और इसके लिए जासूसी करने के इल्जामात में मुकदमे की समाअत थी। अदालती ज़राए ने बताया कि इंतकाल से कबल मोहम्मद मुर्सी ने कमरे अदालत में जज को मुखातिब करके कई मिनट तक खिताब किया, जिसके बाद फौरन वो गिर गए और बेहोश हो गए। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुर्सी ने 2012 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। वो मिस्र के पहले मुंतखब सदर थे। 2013 में मुल्की फौज ने उनका तख्ता उलट दिया था। इम्कान है कि मोहम्मद मुर्सी के दौरान हिरासत मौत के नतीजे में मिस्र की हुकूमत पर बैनुल-अक़वामी दबाव में इजाफा होगा। इंसानी हुकूक की 2 मोतबर बैनुल-अक़वामी तंजीमों ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोहम्मद मुर्सी की मौत पर मिस्र की हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और उनकी मौत की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मोहम्मद मुर्सी की मौत का जिम्मेदार मिस्र के जालिमों को करार देते हुए इन्हें शहीद बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी की गुलबर्गा में मुख्तलिफ मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा के मरकज़ हिदायत सेंटर में भी मुर्सी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। PFI के ज़ेर एहतमाम मस्जिद आयशा रंग रोड पर भी बाद नमाज मगरिब मुर्सी के गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। भोपाल के इकबाल मैदान में शहीद इशफाकुल्लाह खान कल्चर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इज्तिमाई निकाह तक़रीब में एक साथ 75 जोड़ों के निकाह पढ़ाए गए। इज्तिमाई निकाह में शामिल जोड़ों का पहले CM निकाह योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद निकाह ख्वाह ने निकाह की तकमील की। साबिक़ा हुकूमत महज 25,000 रुपये फी जोड़ा अदा करती थी, ताहम कमलनाथ हुकूमत ने रकम को बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। CM निकाह योजना के तहत शादी करने वाले जोड़ों को निकाह योजना की रकम उनके अकाउंट में रास्त तौर पर दी जाती है ताकि
किसी किस्म के फ्रॉड से बचा जा सके। मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री का कार्य संभाला है, तब से लगाकर आज तक जनहित में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। और उसी के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री निकाय योजनाएं, कन्यादान योजनाएं, जो 25,000 रुपये दिए जाते थे पिछली सरकार में, अब 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान निकाय योजना में दिए जा रहे हैं। और खुशी मुझे इस बात की है कि गरीब बच्चियों का यहाँ पर बहुत बड़ी सपोर्ट और मदद हो जाती है उनके माँ बाप के लिए। और मुख्यमंत्री योजना के तहत पहले राशि 25,000 थी, इस बार 51,000 कर दी गई है। बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिलता है, माँ बाप को। बहुत ही ज़्यादा अहम है साहब, इसलिए कि बहुत सारे बेचारे, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह सफ़र करता हूँ मध्य प्रदेश में कि जहाँ बेचारे झुग्गी झोपड़ी में बरसा बरस से बच्चियाँ या बच्ची के वालिदैन इंतजार करते रहते हैं कि भैया मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ बच्चियों के लिए करूं, शादी की सोचूं। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो ये कदम उठाया है, मैं बार बार उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं।